फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएसटी पेपर 2 की होने वाली है, तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है और आपको 120 का टारगेट लेके चलना है, तभी आपका 90 प्लस आराम से आ जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और जो भी चैनल पे नए हों वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। आपके एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जितने भी सीडीपी पेपर 2 की है प्रीवियस ईयर की सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा राव फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में किसका योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। साल 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान था, और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और साम्राज्य को जागरूक किया था। वहीं पे देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अपराध घोषित करके इस पर रोक लगा दिया था। इस प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी, और राजा राम मोहन राय ने 1812 में ही सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और संघर्ष शुरू कर दिया था। इस नियम के तहत ब्रिटिश भारत की सभी अदालतों में सती प्रथा पर रोक लग गई थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक भारतीय समाज सुधारक थे। उन्हें महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बंगाल पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है, और उन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से कराई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और ज्योतिबा राव फूले ने क्या किया था? तो ज्योतिबा राव फूले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक नामक की रचना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल उत्तरदायित्व कौन सा है? तो भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। तो पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा था? तो भूमि मापन आलेखों को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार को क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी देना यह लेखपाल का उत्तरदायित्व था। जैसे भूमि से जुड़े विवादों का निपटारा करना, और पटवारी लेखपाल को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कानूनगो के नाम से जाना जाता है, कानूनगो के नाम से जाना जाता है, और कर्मचारी या ग्राम अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था है तो दास व स्वामी के बीच की व्यवस्था, व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था, सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था, और किसान व साहूकारों की व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था क्या थी? तो दादन व्यवस्था व्यापारियों और बुनकरों के बीच की एक व्यापारिक व्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर, इसमें क्या होता था? तो इस व्यवस्था में व्यापारी कच्चा माल देते थे और तैयार माल लेते थे। इसे पुटिंग आउट के नाम से जाना जाता था। इसे पुटिंग आउट के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, अटलांटिक महासागर में। तो लक्षद्वीप अरब सागर महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अरब सागर का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अशोक पर कथन ABC पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। दूसरा ऑप्शन है अशोक के शिलालेख पाली में थे और ब्राह्मी में लिखे गए थे। और तीसरा ऑप्शन है अशोक एकमात्र ऐसा राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये भी सही हो जाएगा। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था और अशोक के शिलालेख पाली में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। यहाँ पे दोनों पॉइंट सही हो जाएगा और तीसरा भी पॉइंट सही हो जाएगा। अशोक एकमात्र ऐसा राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दी थी। ऐसा क्यों किए थे? उन्होंने जब हिंसा और रक्तचाप देखा तो वे इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ने का फैसला किया था। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ABC, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सोनम एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो को जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वह किस अध्याय को पाठ को पढ़ा रही है? तो पुलिस प्रशासन, पंचायती राज, भू राजस्व रिकॉर्ड, शहरी प्रशासन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भूमि राजस्व रिकॉर्ड। जैसे लेखपाल या कानूनगो शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखपाल, पटवारी या कानूनगो उस पद को एक ही नाम से जाना जाता है जो भूमि अभिलेखों का रख रखाव करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन है पिंड गैसों से बने होते हैं। तो यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, A B दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के अलावा चंद्रमा और रात में आसमान में चमकने वाले सभी पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ग्रहों को अपनी ऊष्मा या प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वे तारों की रोशनी से चमकते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे A B दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में है। तो ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता। तो ये भी सही हो जाएगा। और सहभागी लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था, यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे A B C तीनों करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 में हुआ था। यह लागू कब हुआ था? 9 सितंबर 2005 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में क्या था? तो इस अधिनियम के तहत बेटियों को बेटों के समान घर में रहने और विभाजन की मांग की गई। बेटियों और बेटों परिवार के समान रूप से महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो याद रखिएगा। और जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है? तो जेंडर रूढ़िवादिता में क्या होता है? महिलाओं को पालन पोषण करने वाला माना जाता है और पुरुषों को ज़्यादा क्रोध और महिलाओं को भावुक माना जाता है। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? तो निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नियोक्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। और चौथा ऑप्शन है संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या होता है, तो निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम वर्ष 1948 में शुरू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि उन श्रमिकों के शोषण को रोकना है, उन उद्योगों में लगे हैं जहां मजदूरी बहुत कम है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके काम के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में, सूरत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बॉम्बे में 22 फरवरी 1854 में शुरू की गई थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, तो अति पिछड़ी जातियां। तो वन अधिकार कानून 2006 में अपने शीर्षक को कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो अनुसूचित जनजातियां का। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अधिनियम वन संसाधनों पर वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है। यह अधिनियम वनवासियों के लिए वन भूमि पर खेती करने का अधिकार देता है और संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार देता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए, जाति उन्मूलन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए। तो 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? तो जाति उन्मूलन के लिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। यह गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। तो इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।